किस पे दाव लगाए, गोल्ड या सिल्वर? स्टार्टिंग में आपने गूगली डाल दिया। किसी को कुछ मालूम नहीं है, सब एक ही चीज कर रहे हैं। ये लेवल तोड़ा इधर जाएगा, ये लेवल तोड़ा उधर जाएगा। अरे पर वो जो व्यूअर है वो क्या करेगा? लोगों को पैसा कमाना है इंट्राडे में, इंट्राडे। ये जो हमारी ग्रीड है ना, पैसा कमाने के चक्कर में हमारी कैपेसिटी के बाहर का पोजीशन ले लेते हैं और उसके कारण ही लॉस लगता है। इसमें पूरी भेड़ चाल चलती है। तेजी में सबको तेजी दिखता है, मंदी में सबको मंदी दिखता है। यही मार्केट का असूल है। रूट्स पे ध्यान देना है, ट्री पे ध्यान नहीं देना है। रूट्स क्या है? मैक्रो। सिल्वर $125 से $65 का जो फॉल आया, सिल्वर क्यों घटा? अपना लेवरेज मत बढ़ाओ, लेवरेज मत बढ़ाओ, लेवरेज मत बढ़ाओ और मार्क टू मार्क देने के लिए पैसा रेडी रखो। तो मेरा इंटेंशन एक ही रहता है, मैं लोगों को क्लियर और अच्छी राय दूँ ताकि लोगों को कोई मिसगाइड ना करे। और कभी मेरा व्यू रॉन्ग जाता है तो लोगों से ज़्यादा हमको बुरा लगता है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर न्यूज़ का पॉडकास्ट द बिग बुलियन शो। और दोस्तों, हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की, और सोने चांदी कहाँ तक पहुंच सकता है और निवेशक है उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, ज्वेलर्स हैं उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, ट्रेडर्स हैं उनको क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गोल्ड इंडस्ट्री के बहुत ही बेबाक, और जिनको आप कह सकते हैं वो जो भी बातचीत करते हैं ताल ठोक कर बातचीत करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ निर्मल बंक के कुणाल शाह की। नमस्ते कुणाल भाई, स्वागत है। नमस्ते वीरेंद्र भाई। कुणाल भाई, बात करें हम प्राइजेस की तो बात हमेशा ही करते रहते हैं। आज बातचीत करते हैं, शुरुआत आपकी जर्नी से है। आप अपने बारे में कुछ थोड़ा हमें बताइए। अच्छा, ये तो बड़ा स्टार्टिंग में आपने गूगली डाल दिया। मेरे बारे में sometimes you say that commodity has always been my passion. I belong to a family of a commodity traders. So मेरे फादर ड्राई फ्रूट और स्पाइसेस के कमीशन एजेंट ट्रेडिंग वगैरह करते थे. So I started my career, my life from there. But somehow it was not attractive enough for me to stay there. So मैं वही टाइम से कमोडिटी के प्राइस ट्रेंड प्रेडिक्ट करने की ट्राई करता था. सो वी आर डीलिंग इन इंटरनेशनल स्पाइसेस, जैसे दालचीनी होता है या सो वहाँ से मुझे कमोडिटी के प्राइस प्रेडिक्ट करना कि कितना दालचीनी इंडोनेशिया में होता है, कितना चाइना में होता है, डिमांड सप्लाई कितना है. सो माई डैड वॉज डूइंग ट्रेडिंग और मैं तेजी मंदी ढूंढने की ट्राई करता था. सो वहाँ से मेरा जर्नी. सो आई केम टू नो कि कमोडिटी इज समथिंग विच आई लव. बट आफ्टर दैट आई एमसीए स्टार्ट हुआ 2003 में. और मुझे जब समझ में आया कि यही कमोडिटी का ट्रेडिंग सब होता है, तो मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया मोतीलाल ओसवाल से 2006 में, जहाँ पे मैंने जूनियर एनालिस्ट का रोल लिया था. और वहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5-3 साल का टेन्योर किया. और 2008 में मुझे निर्मल बंक से ऑफ़र आया एज अ हेड ऑफ रिसर्च टू सेट अप द रिसर्च एंड टू स्टार्ट द कमोडिटी ओवर देयर. सो वहाँ पे इट वाज अ क्लीन स्टेट. सो मैंने पूरा रिसर्च टीम सेटअप किया और मेरा खुद का फोटे फंडामेंटल था. तो वो टाइम पे तो एग्री कमोडिटी में भी बहुत ट्रेडिंग होता था. तो मैं डिफरेंट लोकेशन पे, जैसे राजस्थान, केरला, वायनाड, ये सब डिस्ट्रिक्ट में पेपर, कार्डमम, गुआर, सोयाबीन, ये सब के सर्वे करने के लिए जाता था. और वहाँ से सबके डिमांड सप्लाई क्या है वो देख के प्राइस प्रेडिक्ट करता था. फिर धीरे धीरे मैंने बुलियन हाथ में लिया, धीरे धीरे मेटल्स, एनर्जी. और जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता गया, ऐसे ऐसे मेरी टीम बढ़ती गई और मैं हार्ड कोर फंडामेंटल रिसर्च करने लगा. तो धीरे धीरे एग्री कमोडिटी में वॉल्यूम कम होने के कारण हम पूरा फोकस हमारा इंटरनेशनल कमोडिटी, क्रूड, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, ये सब में मैंने फोकस कर दिया. फिर हमने कई बेंचमार्क रिपोर्ट निकाले, मैंने और मेरी टीम ने 2010 में रिपोर्ट निकाला, 2008-9 में रिपोर्ट निकाला था कि शेल ऑयल का रिवोल्यूशन कैसे होगा. 100 पेज का रिपोर्ट निकाला था. तो उससे मुझे इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला. हांगकॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, सब जगह से एज अ स्पीकर मुझे इनवाइट आना चालू हुए. सब कमोडिटी वेरियस फोरम में जाने लगा. वहाँ से मुझे एक्सपोजर मिलना चालू हुआ. और वो जो मेरा जो पैशन था कमोडिटी के ऊपर, वो ग्रो होता गया. ये सब होते होते स्टार्टिंग से मेरे पे सरस्वती माता का आशीर्वाद रहा है. सो कभी ऐसा होता है कि जो बोलता हूँ वो हो जाता था. तो लोगों को लगता है बड़ा इंटेलिजेंट है, बट मैं इंटेलिजेंट से ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ. सो ये मेरा जर्नी रहा. और अभी अलॉन्ग विद द रिसर्च इंस्टीट्यूशन डेस्क निर्मल बंक में कमोडिटी की
या म्यूचुअल फंड या कॉरपोरेट्स, ये सबको मैनेज करते हैं हम। अच्छी टीम है मेरी, और 16 साल हो गए निर्मल बैंक में, 3 साल ऑलमोस्ट 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, और कमोडिटी के सिवा कुछ ज़्यादा समझ में आता नहीं है। तो यही सेगमेंट में ग्रो होते रहे। आप लोग जैसे लोग, जितने भी लोग हैं मीडिया से, लोगों से जो मेरा शो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत प्यार मिला है ओवर ईयर। सो ये जो मैं कभी भी पॉडकास्ट करता हूँ, हमारी खुद की चैनल, आपकी चैनल या मीडिया में, तो मेरा इंटेंशन एक ही रहता है, मैं लोगों को क्लियर और सच्ची अच्छी राय दूँ, ताकि लोगों को कोई मिसगाइड ना करे। और कभी मेरा व्यू रॉन्ग जाता है तो लोगों से ज़्यादा हमको बुरा लगता है। ये आपकी बेबाकी कह सकती है कि आप जो है कुछ ब्लेस्ड हैं, उसकी वजह से आप जो है इतने बढ़िया से एनालिसिस कर पाते हैं। कुणाल भाई, एक चीज़ मुझे ये समझनी है आपसे कि हम लोग इन्वेस्टर की काफ़ी बात करते हैं, पर ऐसा नॉर्मली हमने पिछले बाज़ारों में भी देखा है, हर बार की रैली जब आती है, उस रैली में सबसे ज़्यादा नुकसान या वॉलेटिलिटी में नुकसान उठाने वाला बंदा जो है वो रिटेल इन्वेस्टर ही रहता है, हमेशा वही फंसता है। ये जो आपने पॉइंट निकाला है, ये इट्स अ नीड फॉर एन आर। आप कोई भी सेगमेंट में, फ्यूचर और ऑप्शन में आप देखेंगे, अभी सेबी के भी जो इक्विटी में वेरियस रेगुलेशंस आए हैं, सो दे ऑल आर ट्राइंग टू डू दैट ओनली, कि ये रिटेल इन्वेस्टर इसमें पैसा जो तोड़ रहा है, तो क्यों रिटेल इन्वेस्टर पैसा तोड़ रहा है, और उसको कैसे हम लोग कट करें। सो डे बाय डे आप देखेंगे वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को प्रमोट किया जा रहा है। जैसे गोल्ड में भी आप देखेंगे एक बड़ा चेंज हो गया है सडनली, कि इंस्टेड ऑफ द फ्यूचर्स पीपल आर बाइंग गोल्ड ETF। तो जो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते थे, वो लोग इन्वेस्टमेंट के राय में अभी ETF ले रहे हैं बहुत सारे। बट ये जो आपका क्वेश्चन है, उसको मैं डिकोड करूँगा, और जितने भी रिटेलर ये शो को देख रहे हैं, उनको मैं कोई सटीक एक एडवाइस देना चाहूँगा, जिससे वो आप जो सिनारियो बोल रहे हैं उसमें से बच सके। तो सबसे पहले फ्यूचर मार्केट को वॉरेन बुफे ने कहा है, इट्स अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सो इससे, जैसे न्यूक्लियर वेपन है, ऐसे उसके साथ वॉरेन बुफे ने जितने भी फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट है उसको टैग दिया है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। क्यों? बिकॉज आप 10 रुपया पे करके 100 रुपये का माल ले सकते हो। तो अगर मेरे पास पैसे नहीं है 100 रुपये का माल लेने के लिए, तो मैं 10 रुपये का माल 10 रुपये दे के 100 रुपये का माल खरीद सकता हूँ। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ फ्यूचर एक्सचेंज। ये प्लस भी है, ये माइनस भी है। सो अगर मेरे अकाउंट में 100 रुपये ही है, तो मुझे 10 रुपये से ज़्यादा माल लेना ही नहीं चाहिए। पर होता क्या है कि मैं वो जो 100 रुपया है, वो 100 रुपया इन्वेस्ट करके 1000 रुपये का माल ले लेता हूँ, और वो 1000 रुपये का माल जब 10% नीचे आता है, तो मेरा तो पूरा कैपिटल वाइप ऑफ हो जाता है। तो 90% रिटेलर के साथ यही होता है कि इन अ ग्रीड, ये जो हमारी ग्रीड है ना, ये ग्रीड के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में हमारी कैपेसिटी के बाहर का पोजीशन ले लेते हैं, और उसके कारण ही लॉस लगता है। और उसके बाद एक विशियस साइकिल चालू होता है। प्रॉफिट कमाना एम नहीं हो जाता है, उसके बाद जितने भी रिटेलर है उनका एम होता है लॉस को कैसे निकालना है। प्रॉफिट तो आएगा तब देखेंगे, बट जैसे एकदम सिंपल गोल्ड का प्राइस के साथ एग्जांपल दे रहा हूँ। आज गोल्ड का प्राइस चल रहा है 1,60,000 रुपये। सो मेरे अकाउंट में आज अगर 1 करोड़, मतलब अभी आज हम लोग वैल्यू वाइज देखें, गोल्ड का एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू हो गया है 1,60,00,000 रुपये, और उस पर 32% मार्जिन है M6 का रफली, जो मुझे अभी तक याद है। आज चेंज हुआ है तो मालूम नहीं है। 30% मार्जिन आप गिन लो, तो 1,60,00,000 के पे आप 30% गिनो, तो मुझे 48 लाख रुपीज़ का मार्जिन देना पड़ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरे बैंक अकाउंट में अगर 1,65,00,000 रुपये नहीं है और 50 लाख रुपये ही है, तो वो 50 लाख रुपये से मैं 1 किलो गोल्ड लेता हूँ, वो सबसे बड़ा मिस्टेक है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे अकाउंट में है 50 लाख ही, और वो उसको मैं दे के गोल्ड लेता हूँ, तो मुझे गोल्ड थोड़ा भी नीचे जाएगा तो मैं पोजीशन कैसे हैंडल कर पाऊँगा। तो अगर आपके अकाउंट में 1,60,00,000 रुपये पड़े हैं, तो भी मैं रिकमेंड करूँगा 1 किलो गोल्ड मत लीजिए, तो भी आप लीजिए आधा लॉट, 5 मिनी लीजिए, एक बड़ा मत लीजिए। ऐसे अपने लीवरेज को कंट्रोल कीजिए, 1 टाइम 2 टाइम लीवरेज पे काम करिए। आज के ज़माने में वॉलेटिलिटी बढ़ते जा रही है, AI आने के कारण प्राइस
जो ऊपर नीचे होते थे, जब तक आपको समझ में आता है, अभी सबको 5,400 में गोल्ड लेना है, पर जब 4,600 गोल्ड आता है तब सबको लगता है कि वो 4,000 हो जाएगा। तो वो टाइम पे अगर आप में एक थोड़ी सी समझ या कॉमन सेंस भी है कि 5,400 में मुझे नहीं लेना है, आज 4,700 में मैं ले लूँगा, तो वो टाइम पे आपने लीवरेज कम, जितना आपका अकाउंट में पैसा है उसके 1 टाइम लीवरेज में आपने या 2 टाइम लीवरेज में ही पोजीशन लिया, तो आपका पैसा बनना ही है। दूसरा, लोगों को पैसा कमाना है इंट्राडे में, इंट्राडे। अभी मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं 20 साल मार्केट से प्राइस प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। बिलीव मी, मैं इंट्राडे में प्राइस प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। इतने साल हो गए मुझे, 20 साल हो गए। इंट्राडे में सवेरे ऊपर, दोपहर को नीचे, शाम को ऊपर, कैसे प्राइस प्रिडिक्ट कर पाओगे आप? कोई चांस ही नहीं है। पर ये जो इंट्राडे का जो हैबिट लगा है ना, इसमें आप जहाँ पे भी काम करते हो, जो भी ब्रोकर है उसका ब्रोकिंग बड़ा हो रहा है, बट आप ग्रो नहीं हो गए, क्योंकि आप इंट्राडे का अगर लॉजिक से ही काम कर रहे हो, इंट्राडे के लॉजिक से, तो आप वेल्थ कैसे बनाओगे? और आप वेल्थ नहीं बनाओगे तो आप मार्केट में सस्टेन कैसे होगे? सो थोड़ा लंबा नजरिया लेके काम कीजिए। ये रोज रोज का दिन में 3 बार कॉल लेके बाई सेल बाई सेल बाई सेल मत कीजिए। इंडस्ट्री में आज की तारीख में सबसे पहले कुछ समझना है लोगों को। तो ये 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का व्यू मैं देखता हूँ कई जगह पे ऐसा होता है कि सवेरे बाई कॉल, दोपहर को सेल कॉल, शाम को बाई कॉल और रात को सेल कॉल। तो ऐसा कभी होता है तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि भाई ट्रेंड क्या है, तेजी है या मंदी है? सो हमको तो पैसा बनेगा कैसे कि तेजी है तो हम लोग लेके खड़े रह गए, 2-3-4% ऊपर गया तब बेचा, तब हमको पैसा है। ये सेकेंड रीज़न है। थर्ड सबसे बड़ा रीज़न जो आज की तारीख में लोग कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, फ्यूचर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर क्रूड ऑयल -$35 पे बिक सकता है, नेगेटिव में सेटलमेंट हो सकता है, तो फ्यूचर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये समझ के चलना चाहिए कि आज आपने गोल्ड 1,60,000 में लिया है, कल उठ के ऐसा भी हो सकता है कि वो सीधा 50,000 रुपये नीचे ही खुलेगा। तो क्या आप रेडी हो पैसे भरने के लिए? तो इसीलिए आप आपका लीवरेज सीधा ड्रॉप कर दो। आपकी कैपेसिटी 5 लॉट करने की है, 1 लॉट करो। 1 लॉट करने की है, 2 लॉट मिनी करो। 2 लॉट मिनी करने के लिए 3 लॉट गोल्ड गिनी कर लो, मतलब उससे भी एक कॉन्ट्रैक्ट लोअर डिनोमिनेशन में है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लो। बट अपनी कैपेसिटी, इनकम लेवल बढ़ाने के चक्कर में अपना लेवरेज मत बढ़ाओ, लेवरेज मत बढ़ाओ, लेवरेज मत बढ़ाओ। और मार्क टू मार्क देने के लिए पैसा रेडी रखो और शांति से सो जाओ। ये अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर कुछ नहीं है। ट्रेंड समझो। अभी समझो ये वॉर का चल रहा है, ईरान का, तो ईरान का वॉर चल रहा है तो प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर रहेगा। इस पे क्या होता है, प्राइसेस नीचे आता है तो लोग नीचे फोड़ देते हैं, फिर ऊपर जाता है तो फिर से ऊपर से बाय करते हैं, ऐसे करते रहते हैं। तो गोल्ड तो उधर का उधर ही है, अभी भी 5,200 के ऊपर गया ही नहीं है। और उसके पहले, स्पॉट की बात कर रहा हूँ, और उसके पहले लोगों ने इतना अंदर बार कर लिया है कि वो दलाली देते जा रहे हैं और सामने अपना मुनाफा। तो जो आपने पॉइंट उठाया है, मैं बहुत आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। ये गोल्ड की ट्रेंड और गोल्ड का प्राइस आउटलुक तो हम हर टाइम डिस्कस करते हैं, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आपके रिस्क, आपके लेवरेज को कंट्रोल में रखना है। तो आपने बात की प्राइस की, तो गोल्ड के प्राइस हम नॉर्मली हम भी डिस्कस करते हैं। प्राइस के अलावा ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे देखनी चाहिए गोल्ड, सिल्वर या किसी भी कमोडिटी? मतलब ये तो फंडामेंटली बैक एंड तो वो एक ही होता होगा। प्राइस के अलावा अगर मेरा माइंड सेट है तो मैं क्या चीज़ देखूं जिससे मुझे ध्यान बने कि भैया अभी किस तरफ का डायरेक्शन है? क्योंकि प्राइस तो चलो आपने बोला कि दिन में 4 बार टारगेट दिए जा रहे हैं, तो उसको अलग हटा देते हैं। फिर क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? आपको ध्यान देना है सबसे जो नीचे चीज़ है, रूट्स पे ध्यान देना है, ट्री पे ध्यान नहीं देना है। रूट्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक क्या है, क्या वर्ल्ड में जो हालात है वो हालात से कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे या घटेंगे, सबसे पहले वो फिगर आउट करो। तो सबसे पहले अभी के जो हालात है वो हालात में कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ने चाहिए। जैसे डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया सब डॉलर से दूर जा रहे हैं, सेंट्रल बैंक डॉलर को साइड पे रख के गोल्ड बाई कर रही है, तो ये कमोडिटी के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो अच्छा, अभी ये सबसे पहले मैंने व्यू बना दिया कि अभी जो एनवायरनमेंट है वो कमोडिटी के लिए तेज़ी का एनवायरनमेंट है। अभी मैं दूसरे साइड पे आऊँगा। अभी मैं लूँगा हाथ में सब कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई। मैं सैडली ये कहना चाहूँगा कि सब लोग
ये जो ट्रेडिंग के चक्कर में आज कोई भी आप किसी को भी बुला दो और उसको पूछो कि ये महीने चाइना ने कितना सिल्वर इंपोर्ट किया है, ये महीने चाइना ने कितना कॉपर इंपोर्ट किया है, या चाइना का कॉपर का स्टॉक फाइल का अभी कितना है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। सब एक ही चीज़ कर रहे हैं, एक ही चीज़, ये लेवल तोड़ा इधर जाएगा, ये लेवल तोड़ा उधर जाएगा। अरे पर वो जो व्यूअर है वो क्या करेगा? तो समझने की ट्राई कीजिए। जैसे सिल्वर था तो लोग बोल रहे थे डेफिसिट थी, तो कितनी डेफिसिट थी, कितनी डिमांड थी। तो सेकंड फोकस आपको समझ में आएगा कमोडिटी में तेजी का है तो डिमांड और सप्लाई निकालो। डिमांड और सप्लाई क्या है? सिल्वर क्यों घटा? सिल्वर $125 से $65 का जो फॉल आया, क्योंकि ऊपर में डिमांड ही नहीं आ रही थी। जो लंदन में फिक्सिंग हो रहा था प्राइस का, वो फिक्सिंग के टाइम पे बिड और आस्क के बीच में डिमांड ही नहीं आई, तो वो फॉल आना, जब प्राइस बढ़ रहे हैं और डिमांड फॉलो नहीं कर रही है तो प्राइस कितने टाइम सस्टेन होगा? कमोडिटी है वो। तो ऐसे डिमांड सप्लाई को आप ट्रैक करो, उसका नंबर आज की तारीख में वी आर लिविंग इन अ AI वर्ल्ड। सो एक आम आदमी अगर AI को पूछता है कॉपर का डिमांड और सप्लाई क्या है या सिल्वर का डिमांड और सप्लाई क्या है, पिछले 5 साल में सिल्वर की कितनी डिमांड थी, कितनी सप्लाई थी, तो एक बेसिक नॉलेज आप अपने आप के लिए क्रिएट करो। और वो बेसिक नॉलेज जब आ जाता है आपका, तो उसके बाद उसके ऊपर आप बिल्ड करना चालू करो, तो आपको समझ में आएगा ये कमोडिटी के फंडामेंटल सबसे ज़्यादा तेज है, तो उसमें मैं पोजीशन बनाऊंगा। कुणाल भाई, जैसा आप चर्चा कर रहे थे, हमेशा मतलब हमने देखा है, चाहे शेयर मार्केट हो चाहे गोल्ड हो, जब भी नीचे जाता है प्राइस, जैसे अभी हमने देखा दिवाली के समय ऊपर गया फिर नीचे गया, तो आदमी सोचता है अभी और नीचे जाएगा। फिर अभी रिसेंटली गिरावट आई, बड़ा फॉल आया, जो 26 जनवरी के बाद से जो फॉल आया, उसके बाद लोगों ने सोचा कि अब तो एकदम ही नीचे जाएगा और लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब प्राइस नीचे जाता है तो जो आदमी है, जो रिटेल निवेशक है, वो हमेशा उससे उल्टी पोजीशन क्रिएट करता है। नीचे जाता है तो उसको लगता है अभी और नीचे जाएगा, खरीदने जा रहा है तो रुक जाता है, और जिसके पास खरीदना है वो बेच देता है। देखिए, एक प्रोवर्ब है, कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन, इज़ वेरी रेयर। क्या होता है, ये भेड़ चाल है, जो जितनी भी इलेक्ट्रिक मार्केट है इसमें पूरी भेड़ चाल चलती है। तेज़ी में सबको तेज़ी दिखता है, मंदी में सबको मंदी दिखता है। यही मार्केट का असूल है। यही अगर आप देखेंगे इंडिया में, मैंने जस्ट अभी डेटा शेयर किया था डायस पे, जनवरी महीने में गोल्ड और सिल्वर ETF में 33,000 या 34,000 करोड़ का इन्फ्लो हुआ है। 33,000 34,000 करोड़ का इन्फ्लो। कौन से भाव पे? क्यों ये इन्फ्लो नीचे नहीं हुआ? कोई पूछ भी नहीं रहा था गोल्ड सिल्वर ETF को। ये 35,000 करोड़ की बात कर रहे हो आप, वो 1,000-2,000 करोड़ का भी इन्फ्लो नहीं आता था एक टाइम पे। तो अचानक क्यों 34,000 करोड़ आ गया? कब आया? लोगों को इंटरेस्ट तब आया जब गोल्ड के भाव 60-70 हज़ार से बढ़ के 1,60,000 हुए, तब 1,80,000 हुए, तब लोगों को इंटरेस्ट आया गोल्ड में। तो क्या ये टाइम है गोल्ड में और अलोकेशन बढ़ाने का, कि ये टाइम है प्रॉफिट लेने का या अलोकेशन कम करने का? मैं हर साल समझो 100 रुपीज़ डाल रहा हूँ गोल्ड में, तो जब प्राइस 60,000 से 1,80,000 होते हैं तो यहाँ पे मुझे सेम अमाउंट डालना चाहिए या थोड़ा कम डालना चाहिए इतना प्राइस बढ़ने के बाद? तो प्रॉब्लम यही है कि तेज़ी में सबको तेज़ी, इस पर एनालिस्ट भी आ जाते हैं और शायद इस पर मेरा भी नंबर आएगा, शायद मुझे भी कभी लोगों को रिकमेंड करने में, बाय करने में डर लगेगा। बट द फैक्ट इज मैक्रो, उसके बाद डिमांड सप्लाई, और तीसरा जो चीज़ है बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। समझो आपने वीरेंद्र व्यास जी का चैनल चालू किया, उसमें हमारे जैसे एक्सपर्ट आए। आपने टीवी चैनल चालू किया, उसमें हमारे जैसे एक्सपर्ट आए। आपने कोई न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़े, उसमें हमारे जैसे एक्सपर्ट के व्यू आते हैं किसी। अभी 10 में से 10 लोग तेज़ी में ही आ गए, तो सबसे पहले थोड़ा समझ जाओ भाई, थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि कोई सब तेज़ी में ही, सबका मानस ही तेज़ी का बना हुआ है, तो क्यों ऐसे टाइम पे थोड़ा रुक जाना चाहिए। सेम वे 10 में से 10 जन मंदी में आ गए, 100 में से 100 जन मंदी ही बोल रहे हैं, तो थोड़ा रुक जा भाई, यहाँ पे तो मंदी नहीं करना है। मैंने 4,25,000 में सिल्वर नहीं बेचा है, मैं 2,50,000 में क्यों बेचूँ? वो पूरा बस मैंने मिस कर दिया है ना, तो छोड़ दो उसको बस को। जब आगे कोई बाउंस आएगा तब फिर से करूँगा। तो एक तीसरी चीज़ जो आपको डेवलप करनी है वो है कॉन्ट्रेरियन व्यू और कॉमन सेंस को यूज़ करना है। मैंने देखा है वीरेंद्र भाई, ये मार्केट में मैं आज तय दिल से कहूँगा कि सबसे इंटेलिजेंट कौन है मालूम है?
ये जो हमारे सिटी के लोग हैं ना, ये बॉम्बे, दिल्ली, जो पूरे दिन ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करते हैं, जो 35,000 करोड़ का इन्फ्लो टॉप पे गोल्ड में किया है, मैं बोलूँ सबसे इंटेलिजेंट जो इन्वेस्टर है वो इंडियन रूरल इन्वेस्टर है। इंडिया में आज गोल्ड का होल्डिंग, हाउस होल्ड होल्डिंग 3.5 से 3.6 ट्रिलियन डॉलर, इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर की है, तो रूरल इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन, मतलब इंडियन इकोनॉमी में 3.5 ट्रिलियन डॉलर का गोल्ड का होल्डिंग है। उसमें से 65% गोल्ड, 3.5 में से 65% गोल्ड पड़ा है वो रूरल इंडिया के पास। तो आज शहर वाले इंटेलिजेंट हुए या जो हमारे जो बुजुर्गों के पुरानी पद्धति से, पुराना जो गणित था वो क्या था, गोल्ड का भाव हमेशा तेज ही रहेगा, गोल्ड में आपका इजाफा होता रहेगा। तो कॉमन सेंस, वो लोग ने कोई दिमाग नहीं लगाया, वो लोग इतने सालों से गोल्ड लेते ही गए, लेते ही गए, लेते ही गए। और आज देखिए 65% ऑफ द गोल्ड, 65% ऑफ द हाउस होल्ड इनकम ऑफ रूरल इज इन गोल्ड। तो कैसा वेल्थ क्रिएशन होगा। आप 2001 में कोई फार्मर ने 2 लाख रुपए का अगर गोल्ड लिया है तो आज वो 2 लाख रुपए की वैल्यू 55 लाख है। तो ऐसा वेल्थ क्रिएशन हुआ है ये रूरल इंडिया का। सो ऐसे ही बहुत ख़राब में अगर नया लेने की हिम्मत नहीं है तो बेचो तो मत, और बहुत अच्छे में अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो ये बस छूट जाएगी तो बस को छूटने दो, पर एटलीस्ट आपने जो 1,35,000 में अभी नहीं लिया तो 1,65,000 में लेने मत आओ, रुको। वो टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, नहीं मिला तो छोड़ दो। बट फोमो, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, वो छोड़ दो। ये 3 चीज़ आप अगर करते हो तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप, और ये 3 चीज़ को छोड़ के ऊपर वाले का ब्लेसिंग ये तो ज़रूरी है साथ में सब चीज़। तो ये सब चीज़ का कॉम्बिनेशन होगा तो आप में भी अच्छा रिटर्न कमा पाओगे। एक चीज़ और मैं, क्योंकि जो आपने बात बोली उससे एक बात निकल के समझ में आ गया, गोल्ड एज ए ट्रेडिंग डेंजरस है। आप लेकर खरीद के रख लो वो ज़्यादा सही है। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि जो गांव के लोग उन्होंने लेके रख लिया, उन्होंने एज ए उसको ट्रेडेबल कमोडिटी नहीं किया, आज लिया कल बेचूंगा, फिर परसों लूंगा, फिर तरसों बेचूंगा, वो नहीं किया। जिसने लेके रख लिया उसके लिए ज़्यादा उसने फायदा, उसका ही वेल्थ बना है। आज वेल्थ किसका बना है? कोई अगर MCX पे ट्रेड करता है या कॉमेक्स पे ट्रेड करता है या किधर भी ट्रेड करता है तो ले बेच करके पैसा बनाएगा या लेके होल्ड करके ज़्यादा पैसा। 100% मैं आपको चैलेंज मार के बोलता हूँ, जो लेके बैठा है छोटी क्वांटिटी, मेरा वर्ड सुनना, जो लेके छोटी क्वांटिटी लेके जो लोग गोल्ड बैठे हैं, बड़ी क्वांटिटी ली होती तो छूट जाता था, छोटी क्वांटिटी रहती थी तो छोटी क्वांटिटी में बड़ा पैसा आता था। सो ये सब लेसन्स है जो शायद आप कोई भी एसेट क्लास में फॉलो करोगे फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए तो आपको बेटर रिजल्ट देंगे। एक चीज़ और मैं आपसे समझ, जो एक्सट्रीम व्यूज़ आते हैं, भैया सोना पहुंच जाएगा $15,000, फिर कोई बोलता है सोना पहुंच जाएगा $2,000, ये एक्सट्रीम व्यू के चक्कर में पड़ना चाहिए क्या? अभी मैं आपको आज आपने सब हमारे दिल के तार खोले तो और बता देता हूँ। कोई एक्सट्रीम व्यू, अभी आपने मुझे शो पे पूछा फॉर एग्जांपल कि कुणाल जी गोल्ड क्या लग रहा है 3 साल में, तो मैंने आपको समझो फॉर एग्जांपल बोल दिया मुझे गोल्ड लग रहा है, गोल्ड $10,000 हो जाएगा 3 साल में, बराबर है। तो ये हेडलाइन बन जाएगी, ये सर्कुलेट होगी, कुणाल शाह की वाह होगी। तो ये बस यही चक्कर में लोग बड़े बड़े स्वैंकी टारगेट देके आते हैं। अभी 3 साल छोड़ो, 3 महीने बाद क्या होने वाला है वो किसी को मालूम नहीं है। 3 महीने बाद ट्रम्प क्या करेगा मालूम है आपको? ये टैरिफ रिवर्स हो जाएगा मालूम था? कुछ भी मालूम नहीं है हमें। कौन सी कंट्री पे ट्रम्प अटैक करेगा मालूम है? कभी सोचा था वेनेजुएला पे जाके सडनली ओवरनाइट उसके प्रेसिडेंट को कैप्चर कर। तो ये जो बड़े बड़े जो टारगेट है ना, ये सनसनी बनाने के लिए या अपना नाम, और अगर भूल से वो $10,000 आ गया तो भाई मैं ही हूँ डॉन। तो ये क्या है, सनसनी क्रिएट करने के लिए लोग ये करते हैं। मैं जितनी भी आप देखो मेरे शो पे मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, 5,000 है तो 5,500 बोलता हूँ, 5,500 है तो 5,000 बोलूँगा। बड़ा बात करने का कोई, बड़ी बातें, और बाकी ऐसा हिंदी में एक कहावत है, जैसे बोलते हैं लोग बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हैं, तो कुछ नहीं है ये सब बड़ा टारगेट। कोई बोलता है $250 सिल्वर हो जाएगा। अरे भाई आपको कैसे मालूम क्या होने वाला है? अभी मेरे को एक चीज़ बोलो, जो टारगेट बोल रहे $250 हो जाएगा, $300 का भी हो जाएगा, मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि नहीं हो सकता है। मेरा क्वेश्चन ये है
क्या उन्हें मालूम है कि ऐसा कुछ होने वाला है आगे, या पूरा माइनिंग सप्लाई बंद हो जाए? उनको मालूम नहीं है, उनको ऐसा नहीं मालूम है। अभी ये साल जैसे 2026 में तकरीबन 60 मिलियन आउंस का सप्लाई सिल्वर में बढ़ने वाला है। तो ऐसे किसको मालूम है कि 2 साल बाद शायद 150 भी बढ़े, 100 भी बढ़े? तो ये सब चीज़ें कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इतना होगा, इतना होगा? तो मुझे नहीं लगता है कमोडिटी में, मेरा 20 साल का जो एक्सपीरियंस है, कोई भी मैथमेटिकल मॉडल से आप प्राइस प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। नो वेज। पहले एक स्टोरी चली थी जो मैं आज आपके शो में बोलूँगा कि कोई एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक सिल्वर में शॉर्ट है और वो बैंक उठ जाने वाली है। तो लास्ट जो एक्सपायरी पे जो डिलीवरी हुई थी, वो अकेली बैंक ने ही सबको डिलीवरी दिया था जो उठने वाली थी। तो ये सब क्या हो रहा है यार? ये नैरेटिव चलाया जाता है जिससे भोले भाले लोग जो यूट्यूब के चैनल देखते हैं, और अरे ये यूएस की बैंक ऐसा हो जाएगी, ये बैंक उठ जाएगी, सिल्वर तो ये हो जाएगा। ऐसे ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आए थे जिसमें बोला गया था $100 पे कि सिल्वर $200, $250, $300 हो जाएगा, ये वो, ये बैंक शॉर्ट है। हुआ क्या? 110 से 125 हुई और 125 से पहले 65 हुई। तो जो ऊपर में चढ़े 4 लाख में, वो सब मरे, और वो लोग मार्केट में आएंगे वापस? कोई चांस नहीं है। उनको तो यही लगेगा चीटिंग हमारे साथ गलत हुआ है। बट उन्होंने अपनी बुद्धि, जो सरस्वती जी हमको जो बुद्धि देते हैं, वो बुद्धि यूज़ नहीं की। उन्होंने वो भेड़ चाल में लोग चल गए, इसकी वजह से लॉस हुआ है। सो मेरी राय में ये जो आप बोल रहे हो सनसनी कभी भी आती है ना, पहले अपने आप को ऐसे करो, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब में नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं मालूम है 3 महीने बाद क्या होने वाला है, तो मैं क्यों 3 साल का सोचूं? किसी को मालूम नहीं है वीरेंद्र जी। ये जो लॉन्ग टर्म 3 साल, मैं 1 साल 1.5 साल से जितने भी गोल्ड के टारगेट दिए है, मुझे समझ में आता था गोल्ड में फंडामेंटली कोई मंदी नहीं है, बट मैं बड़े टारगेट ही नहीं दे सकता हूँ। अभी मैंने आज ये एक शो था मेरा, मेरे को बोला कुणाल जी क्या लग रहा है आपको साल के एंड तक गोल्ड कहाँ जाएगा? अभी पूरा जियो पोलिटिकल का माहौल है। मैं बोल सकता था 6,000 हो जाएगा, 6,500 हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। मैंने बोला मेरे राय में 5,500 तक जा सकता है। क्यों मैं बोलूँ? मुझे कोई अवार्ड मिलने वाला है? मैं बोल दूंगा, सनसनी मचा दूंगा? अरे लोगों के पैसे लग रहे हैं बॉस। सो ये सब आप जो ये नोट करके ये जो शो कर रहे हो ना, अगर लोग सुनेंगे तो लोगों को, आपको लोगों के ब्लेसिंग मिलेंगे। एक चीज़ आपने बहुत अच्छी कही, फेक और मिस इन्फॉर्मेशन जो है। मैं कल परसों ही देख रहा था जब डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेट ऑफ यूनियन का भाषण होने वाला था, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति देश के नाम देने वाले संबोधन जरूर करेंगे, कोई ना कोई बड़ा ऐलान या कुछ हो सकता है। जब मैंने उसको, और उसमें टाइम भी क्या लिखा, शाम को 7:30 बजे, जबकि वो सुबह 7:30 बजे होने वाला था। ऐसा बहुत सारा चल रहा था। मैंने उसको देखा, मतलब किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन किया जा रहा है। एक तो वो स्टेट ऑफ यूनियन जो भाषण होता है हर साल होता है, मैंने फिर उसी दिन यूट्यूब पर बोला भी सही कि भैया ये हर साल का भाषण है, नॉर्मली जैसे अपने यहाँ होता है वैसे उनके यहाँ भी कांग्रेस को संबोधित करते हैं, पर उसको ऐसा सनसनी बनाया। मतलब ये सब चीज़ों से बचने का बहुत ज़रूरत है आज के समय में। जितना इन्फॉर्मेशन कम उतना एडवांटेज ज़्यादा, जितना नॉइज़ कम। मैं हमारे बीच में लिंक ब्रेक हो गया। मैंने मेरे ऑब्जर्वेशन से देखा है कि इसमें है ना, बहुत जो बुद्धिजीवी लोग हैं ना, वो पैसे नहीं बनाते हैं। इसमें जो बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाते हैं ना, वो पैसा बनाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एनालिसिस करते ही नहीं है। उनके लिए बहुत लाइफ बहुत सिंपल है, ख़राब हुआ ना तो ले लेने का, बस। तो वही सिंपल कॉमन सेंस ज़रूरत है। हम लोग ये एनालिसिस, वो एनालिसिस, ये चार्ट, वो चार्ट, ये वो 10 चीज़ बेल कर दिया। ये एनालिस्ट बोला बाय, ये कुणाल बोला बाय, ये बोला सेल, ये बोला बाय। अरे करे तो करे क्या? नहीं, सही है। चलिए कुणाल भाई, आखिरी सवाल, अगले 5 साल किस पे दाव लगाएंगे, गोल्ड या सिल्वर? देखो, आप मुझे सिर्फ गोल्ड और सिल्वर 2 ही चॉइस दे रहे हो, तो मैं अनबायसली, हाँ, अपने हिसाब से नहीं मतलब ओवरऑल कमोडिटी बोल रहे हो या प्रेशियस मेटल की बात? ओके। बोल सकते हो। सो सबसे पहले मेरा जो मैंने आपको समझाया था मैक्रो, जो कैसे ट्रैक करना चाहिए, वो लाइन में समझाता हूँ। सबसे पहले मैक्रो, ओके। सो मैक्रो कमोडिटी के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, क्योंकि वर्ल्ड में कोविड के बाद माइनिंग में इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं है। सब कमोडिटी में शॉर्टेजेस डेवलप हो गई है, और जो पुरानी माइन थी वो बूढ़ी हो गई है। तो इसके कारण मैक्रो एनवायरनमेंट तेजी का है। अभी हम आएंगे डिमांड और सप्लाई पे। तो डिमांड और सप्लाई से सबसे फेवरेबल कमोडिटी कौन सा है? तो मेरी राय में कॉपर है।
क्योंकि कॉपर का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन आप देखेंगे, जो कॉन्सेंट्रेट जो मिट्टी होती है कॉपर की, उसका प्रोडक्शन है अराउंड 25 से 25-26 मिलियन टन का प्रोडक्शन है। और जो रिफाइन, वो मट्टी को प्रोसेस करके उसको जो रिफाइन कॉपर बनाते हैं, उसका जो प्रोडक्शन एज ऑफ नाउ है 27.5-28 मिलियन टन। तो चाइना की गवर्नमेंट अंडर इन्वोल्यूशन पॉलिसी वो जो रिफाइन कॉपर है उसका प्रोडक्शन 10% कम करने वाली है। तो वो 27-28 से धीरे धीरे 25-26 पे आ जाएगा। तो ये मार्केट 2 मिलियन टन का रिफाइन कॉपर मार्केट में से चला जाएगा। अभी ये जो माइंस है, ये माइन बूढ़ी होती जा रही है कॉपर की, तो नई सप्लाई आने वाले साल में, नेक्स्ट साल में, 2 साल में बड़ी कोई सप्लाई पाइपलाइन में है नहीं। और ऐसे में एआई, ईवी और क्लीन एनर्जी, ये 3 सेक्टर से कॉपर की डिमांड बढ़ने वाली है 2.5 से 3 मिलियन टन की। सो कॉन्सेंट्रेट की सप्लाई 25 मिलियन टन, रिफाइन कॉपर की सप्लाई 26-26.5 मिलियन टन, और सामने जो डिमांड है वो बढ़ेगी 2.5 से 3 मिलियन टन से। तो क्या होगा कॉपर? जैसे सिल्वर में हो ऐसा कॉपर में हो सकता है। तो ये मेरा अल्फा कॉल कॉपर। दूसरा गोल्ड। गोल्ड अभी भी 1-2 साल फंडामेंटली बुलिश ही रहेगा, पर आपको आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन को कम कर देना चाहिए, क्योंकि 2 साल में जो पेस में बढ़ा है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये और आने वाले साल 25-25, 30-30, 40-40% रिटर्न देगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे गोल्ड बहुत ही कंजर्वेटिव 10 से 15% रिटर्न देगा, और उसमें भी मैं करेक्शन में बाई करने को रिकमेंड करूँगा। $5,400 पे बाई करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। जब करेक्शन आता है तब लो। तो $4,500, $4,400 का बॉटम लग रहा है, ऊपर में 5,500, 5,600 मैक्सिमम जा सकता है। मैं बड़ा टारगेट नहीं दूंगा, तो मुझे गोल्ड रिलेटिवली बेटर लग रहा है। 10%, 15% रिटर्न 2 साल तक दे सकता है गोल्ड पर ईयर। बट कमिंग टू सिल्वर, तो सिल्वर में इट ऑल लाइज, क्योंकि जो सिल्वर का जो 4 लाख रुपए तक का रैली आया, वो उधर डिमांड जो सोलर पैनल के प्रोड्यूसर्स थे चाइना में, दे शिफ्टेड फ्रॉम सिल्वर टू कॉपर, क्योंकि उनके लिए सिल्वर वाज नॉट मेकिंग इकोनॉमिक सेंस। सो अभी सिल्वर में कोई ऐसा डिमांड आना चाहिए कि जिसके कारण सिल्वर में एक्सपोनेंशियली प्रोडक्शन बढ़े। तो वो डिमांड कहाँ से आ सकता है? तो हमने स्टडी किया है कि सैमसंग एक बैटरी डेवलप कर रहा है, वो बैटरी में सिल्वर का यूज़ ज़्यादा होने वाला है, और एक चार्ज पे 900 से 950 किलोमीटर का रेंज देने वाला है। सो उसमें अगर उसका कमर्शियल प्रोडक्शन चालू होता है, तो वो सेगमेंट से 100 से 150 मिलियन टन की सिल्वर की डिमांड आ सकती है। 1000 मिलियन में से 10 से 15% ज़्यादा सिल्वर की डिमांड आ सकती है। तो अगर ऐसा कुछ इन्वेंशन होता है तो ही मैं सिल्वर में ज़्यादा बुलिश होऊंगा। पर मेरी राय में अभी $100-105 पे सिल्वर टॉपिश लग रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी सिल्वर में नज़र नहीं आ रही है। ये ऐसा डेवलपमेंट हुआ तो ही सिल्वर नया टेरिटरी में जाएगा, वरना मुझे सिल्वर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो कुणाल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आज का थोड़ा हम लोगों ने प्राइस के अलावा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं याद नहीं होगा आपको या है, मैंने 2-3 साल पहले आपके बोला था कि आपके इतना व्यू हो जाएगा, तो आप वही राय में जा रहे हो। मैं चाहूँगा कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट व्यू आपके चैनल को यह है। मैं जितने भी शो करता हूँ मेरा हाईएस्ट व्यू आपके शो पे ही आता है। तो मैं आपको विश करूँगा, प्रे करूँगा कि आप और भी प्रगति करो और लोगों को अच्छा नॉलेज दो, और सबका सर्वजन कल्याण वो हो। चलिए, बहुत ही अच्छी बात बोली कुणाल भाई ने, सर्वजन हिताय होना चाहिए। और दोस्तों, सिर्फ प्राइस देखना ही नहीं, उसके पीछे के कारण समझना और कैसे आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, उसके ऊपर कुणाल भाई ने हमको पूरी जानकारी दी है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।